Hello students, welcome to today's newspaper analysis. As usual, we shall be covering our two newspapers. It is Hindu and the Tribune. First of all, starting with the Tribune. So on the first page of Tribune, Winnie Mahajan is Punjab's first women Chief Secretary. Chief Secretary, you can say, is the highest posted civil servant in a state, and they act as a connection between the central government and the state government. So Mrs. Winnie Mahajan has become the first women Chief Secretary in Punjab. Then on page number 1 there is a news. Monsoon arrives 12 days before date. So what is this monsoon? Monsoon is a wind which shows seasonal reversal. It comes in as southwest monsoon in India, and it goes out as a northeast monsoon. So the monsoon is driven by primarily due to differential heating of land and sea water. And the monsoon shabd owes its origin to an Arabic shabd, word. Mausim means season. So it is a wind which shows seasonal reversal and is responsible for 80% of rainfall on Indian subcontinent. Again, on the first page of Tribune, Beijing may be trying to fix LAC alignment as per its 1960 claims. 1960 में भी चाइना ने यूनिलेटरली अप्रोक्सीमेटली 5100 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके के ऊपर क्लेम किया था, और ये जो गलवान वैली का इलाका है, गोगरा का इलाका है, हॉट स्प्रिंग्स का इलाका है, फिंगर फोर का इलाका है, तो ये 1960 चाइनीज क्लेम लाइन के अंदर आते हैं. तो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू. और द 1960 चाइनीज क्लेम लाइन इन एरियाज फेसिंग दौलत बेग ओल्डी, देसपांग प्लेन्स, मुर्गो, द चिपचैप रिवर stretches several kilometers west of the 1956 claim line. तो और ज्यादा अंदर आ गए. वेस्ट का मतलब चाइना से आप इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं. और क्लेम लाइन ओरिजिनली प्रपोज्ड बाय चाइनीज प्रीमियर जो एन लाई एट टॉक्स विद इंडिया. तो 5100 स्क्वायर किलोमीटर्स का इलाका जो है वो इन्होंने क्लेम जो है वो उस समय किया था. तो शायद उसी लाइन को चाइना रीअसर्ट करना चाहता है. तो अगेन इस स्टोरी को आप फॉलो करते जाइए और ये इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो आप जरूर देखते जाइए, और लाइंस का जो सिस्टम है उसको समझने के लिए आप एसकेआई ब्रेन ट्रेन के ऊपर जो लोकेशन वाला वीडियो है वो आप डेफिनेटली देख सकते हैं. उसके बाद पेज नंबर 7 के ऊपर एक बहुत अच्छा आर्टिकल है. गवर्नमेंट रूरल फोकस कुड हिट अर्बन इकोनॉमी. हमारी सरकार ने एमजी नरेगा को इस्तेमाल किया है रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन अप करने के लिए. एमजी नरेगा इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. इन शॉर्ट इसको एमजी नरेगा कहा जाता है. ये एक फ्लैगशिप स्कीम रही है हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की. तो इसका इस्तेमाल आमतौर पर एक ऐसी स्कीम पर के तौर पर किया गया है जिसके थ्रू गवर्नमेंट्स ने रूरल लेवल पर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने की कोशिश की है. तो उसके बारे में ये आर्टिकल जो है इसके अंदर दिया गया है कि टू मच फोकस ऑन द रूरल इकोनॉमी, देयर इज ए रिमोट पॉसिबिलिटी कि ये अर्बन इकोनॉमी को हिट करे. ये जो स्कीम है ये 2005 में जो है वो शुरू हुई थी, और राइट टू वर्क इसको आप जो है वो कह सकते हैं. और इसमें वेज एम्प्लॉयमेंट दी जाती है जो अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं उनको. तो इसमें रोड कंस्ट्रक्शन और तरह के कंस्ट्रक्शन के काम, आप कह सकते हैं गार्डनिंग के काम,
मेंटेनेंस के काम, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इसमें दी जाती हैं। इस स्कीम को पहली बार अगर हिस्टोरिकली हम देखें तो 1991 में हमारे देश के एक बहुत अच्छे प्रधानमंत्री, विजनरी प्रधानमंत्री रहे हैं डॉक्टर पीवी नरसिम्हा राव, उनके साथ आप इसको जो है वो जोड़कर देख सकते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, जिसमें जो एक एप्लीकेंट का रेजिडेंस है उसके 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर उसको जॉब जो है वो देनी है। तो आप यहां पर पढ़ सकते हैं कि लास्ट ईयर 4.6 करोड़ हाउस होल्ड सॉट वर्क अंडर एमजी नरेगा इन अप्रैल एंड मे एंड 3.8 करोड़ हाउस होल्ड वर प्रोवाइडेड वर्क। तो 17% लोगों को इसमें जॉब नहीं मिली। दिस वर्क द लॉकडाउन कॉज 30% ड्रॉप इन हाउस होल्ड आस्किंग फॉर वर्क इन अप्रैल, बट डिमांड वेंट up again in 45% in May. Work provided dropped by 35% in April but shot up by 55% in May. तो इस तरह का डेटा, और इसी तरह यहां पर बता रखा है 50,000 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना। इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो वर्कर्स अब वापस गए हैं अपने घरों को, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो प्रोग्राम है वो ये नया प्रोग्राम जो है वो बनाया जा रहा है। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आपके पास हमेशा लिखी होनी चाहिए। उसी चीज को आपको बार बार अगर एक न्यूज़पेपर को पढ़ के दोबारा पढ़ना पड़ता है तो योर प्रिपरेशन इज नॉट गोइंग ऑन द राइट ट्रैक. So you should be ready with at least the basics what this scheme was. Then agencies like UNSC have teeth but reluctant to bite. UN chief on page number 13. So जो यूनाइटेड नेशंस के चीफ हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने कहा है कि इन बॉडीज के पास टीथ तो हैं बट ड्यू टू सम कंस्ट्रेंट्स दे आर नॉट रेडी टू बाइट. ये क्यों आया है? ये यूएन चार्टर के यूएन चार्टर इज द फाउंडिंग डॉक्यूमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस. उसके 75 इयर्स जो हैं वो पूरे हो गए और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भी रिसेंटली कोविड-19 को जिस तरह से हैंडल किया उसके लिए क्रिटिसिज्म भी सहना पड़ा. तो थोड़ा सा आपको यूनाइटेड नेशंस चार्टर के बारे में बता दूं. यूनाइटेड नेशंस चार्टर जो है ये 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में जो है ये साइन किया गया था. तो आप इसको कह सकते हैं कि इट इज द फाउंडेशनल ट्रीटी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस और इसी के थ्रू यूनाइटेड नेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका जो है वो गठन हुआ था. तो शुरू में 50 कंट्रीज ने इसके ऊपर साइन जो है वो किए थे स्टार्टिंग में, और बाद में पोलैंड जो है वो 51st कंट्री बनी थी जिन्होंने इसके ऊपर सिग्नेचर किए थे. तो उसके बाद इंडियन इकोनॉमी इन डीप ट्रबल सेज स्टैंडर्ड एंड पुअर. स्टैंडर्ड एंड पुअर के बारे में बता चुका हूं. ये एक रेटिंग फर्म है. रेटिंग का मतलब होता है इनके पास एक रेटिंग सिस्टम होता है जिसमें ये ए बी पॉजिटिव साइंस, पॉजिटिव नेगेटिव साइंस लगाकर AA, BB, BBB इस तरह की बहुत सारी रेटिंग सिस्टम के इनके पास मेथड्स होते हैं. और जैसे जैसे एक इकोनॉमी का रेटिंग डाउन जाएगा इनके स्केल पर, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस शेक होता जाएगा और क्रेडिट रेटिंग का डाउनग्रेड होने का मतलब है कि उस इकोनॉमी की रिटर्न्स देने की क्षमता कम होती जा रही है. अगर एक इन्वेस्टर उस इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट करेगा तो हो सकता है उसके पैसे के साथ जुड़ा हुआ रिस्क बढ़ता जाए, उसके प्रॉफिट्स कम होते जाएं, हो सकता है उसका जो मनी इन्वेस्टेड है वही वापस ना आए. तो ये इन्होंने बताया है कि the Standard and Poor global rating on Friday said Indian economy is in deep trouble with growth expected to contract by 5% this fiscal. तो this is what they are saying. और एशिया पैसिफिक लॉसेस पूरा का पूरा बताया, पूरा एशिया पैसिफिक रीजन के लिए 3 ट्रिलियन जो है वो इस बार का लॉस जो है वो बता रहे हैं. और पूरे रीजन की जो इकोनॉमी है वो 1.3% जो है वो श्रिंक कर सकती है, लेकिन ग्रोथ की फोरकास्ट बता रहे हैं 6.9% इन 2021. तो इन क्रेडिट रेटिंग्स का काफी ज्यादा फर्क जो है वो पड़ता है. इन्वेस्टर के लिए ये एक मैसेज होता है वेदर यू शुड इन्वेस्ट और यू शुड होल्ड योर मनी. So most of the governments
most of the investors do give a good look to these ratings before investing into an economy. So hence they are very important. तो लेट अस स्टार्ट विद द हिंदू, पेज नंबर 3 के ऊपर एंटीबॉडी टेस्टिंग, एक्सपेक्ट नॉक एट ऑन द डोर। तो ये दिल्ली के रिगार्ड में एक खबर आई है कि दिल्ली में अब रैंडम सैंपलिंग होने वाली है, 20,000 लोगों के सैंपल्स इकट्ठे किए जाएंगे एंटीबॉडी टेस्टिंग के लिए। एंटीबॉडीज क्या होती हैं? एंटीजन का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो आपकी बॉडी में जाके इम्यून रिस्पॉन्स पैदा कर सके, वो एंटीजन है। जब इम्यून रिस्पॉन्स पैदा होगा तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी, दीज आर प्रोटीन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी इनको कहा जाता है। और अगर कोई इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर वायरस, बैक्टीरिया से, पैथोजन से इन्फेक्ट हुआ है तो उसकी बॉडी में एंटीजन्स मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये पॉजिटिव कंफर्मेशन होती है कि दिस पर्सन हैज कॉन्टैक्टेड द डिजीज। तो अब गवर्नमेंट इसकी तरफ जो है वो जाना चाहती है, क्योंकि इसके नतीजे जो है वो हार्डली 30 मिनट के अंदर जो है वो आ सकते हैं और हमें बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिल सकते हैं और एक बड़े लेवल पर रिजल्ट्स जो है वो हमें मिल सकते हैं। तो पेज नंबर 6 के ऊपर एक एडिटोरियल आर्टिकल है, गेटिंग आउट ऑफ द गन्स, जर्म्स एंड स्टील क्राइसिस। तो ये जो टाइटल है ये एक बहुत फेमस राइटर हुए हैं जैरेड डायमंड, उनकी एक बुक है ऑन द एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटीज एंड नेशंस, गन्स, जर्म्स एंड स्टील, द फेट ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज। तो उसमें से इन्होंने जो है वो लिया है और पर्टेन क्या कर रहा है कि चाइनीज गन्स ऑन द बॉर्डर, जर्म्स इन अवर बॉडीज एंड स्टील मेकर्स एंड अदर बिजनेसेस ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी। तो हालांकि थोड़ा सा क्रिटिकल आर्टिकल है, तो आप इसमें जो हमारे काम का इंफॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, जिसमें हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर डेटा दे रखा है, जिसमें ये बताया गया है कि सेकंड कॉलम फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर India's defense budget has been whittled down to just 2% of GDP for the financial year 2021। तो हमारा डिफेंस बजट उतना ज्यादा नहीं है और चाइना का डिफेंस बजट कंपैरेटिवली 4 टाइम्स है। तो आपके पास ये अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, व्हाई वी शुड go for a diplomatic channel and why we should not, yes, it is our right to show our strength, it is our right to protect our territory, but technical aspects you must be knowing as students, because you have to face boards, you have to write in examinations, so hence you must be ready with such kind of critical analysis. So then again in the next paragraph, healthcare and economy, the combined public health expenditure of states and central government in India is a mere 1.5% of GDP compared to China at 3% and America at 9%. Again, this portion is highlighting that defense expenditure in India, health expenditure in India is pretty less. We will have to invest more on health infrastructure. यहीं पर पेज पैराग्राफ नंबर 3, कॉलम नंबर 3 में सेकंड पैराग्राफ ग्राफ के नीचे, even prior to COVID-19 when the global economy was robust, India's trade levels have fallen from 55% of nominal GDP in 2014 to 50% in 2020। तो हमारे जो ट्रेड के लेवल्स हैं वो 2014 से 2020 आते आते घटे हैं और इसके पीछे ग्लोबल कॉजेज हैं, इंटरनल कॉजेज भी हैं। उसके बाद यहीं पर इसी कॉलम में इंक्रीमेंटल फंड नीडेड, यहां पर एक बड़े हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट की बात है, द न्यू डील। यूएसए में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया था 1929-30 में, जिसको द ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। उस समय यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने एक नया, आप कह सकते हैं, प्लान ऑफ रिसर्जेंस, जिसको द न्यू डील कहा जाता है, वो सामने रखा था ताकि यूएसए की इकोनॉमी को उस डीप क्राइसिस में से बाहर निकाला जा सके। तो यहां पर बताया गया कि इस डॉक्यूमेंट में
My estimate is that government will need to inject incremental funds of 5 percentage points of GDP to absorb the economic shock and kickstart the spending cycle again. Government को invest करना पड़ेगा, लोगों के पास पैसा पहुंचाना पड़ेगा ताकि जो स्पेंडिंग साइकिल है वो दोबारा जो है वो शुरू हो सके. उसके बाद इसके कॉलम नंबर 4 के अंदर द जंक रेटिंग रिस्क. ये रेटिंग का बहुत ज्यादा बार बार आ रहा है. स्टैंडर्ड एंड पुअर है, फिच है, मूडीज है, इंडिया की खुद की क्रिसिल है. तो अगर इंडिया स्लाइड करता करता जंक रेटिंग्स में पहुंच जाता है, जंक का मतलब द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज नॉट एट ऑल सेफ, रिटर्न्स विल बी मीगर और नेगेटिव. हेंस फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो पैनिक हो जाएंगे और हमारे यहां एफडीआई में भी दिक्कत आ सकती है. तो दिस आर्टिकल इज सेइंग दैट गवर्नमेंट मस्ट पे अटेंशन टू ऑल दीज एस्पेक्ट्स एंड पोस्ट COVID-19 recovery methods should be very consolidated, keeping in mind all these things. So then on page number 10, hardship may push people into making drugs for a living according to UNODC, ये United Nations Office on Drug and Crimes, in its 2020 World Drug Report has highlighted a wide range of possible consequences of COVID-19 pandemic on illegal drug production, supply and consumption. So this is what they are expecting, that other kinds of illegal activities and crimes might start up. For example, cyber crimes may take a precedence in the world of crime due to stoppage of drug trade during this pandemic. So this is what the report is trying to say. I don't want to name some countries which have been mentioned in this particular report, but let us try to understand what this report is and what it actually does. There is an office, United Nations Office on Drugs and Crimes. 1997 में ये ऑफिस जो है वो बना और इनका जो इनका जो हेडक्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है. और इनका जो बेसिकली एम है वो है ट्रैफिकिंग, ड्रग एब्यूज, क्राइम्स, क्रिमिनल जस्टिस, इंटरनेशनल टेररिज्म, पॉलिटिकल करप्शन, इस तरह की चीजों के ऊपर ये बॉडी जो है वो काम करती है और अपनी ये एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती है. पेज नंबर 11 के ऊपर सेंटर रोल्स आउट एंटी ड्रग प्लान इन 272 वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स. ये लॉन्च किया गया ऑनलाइन by the Ministry of Social Justice and Empowerment on Friday, the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. So means 26th of June. So the Nasha Mukt Bharat or Drug Free India campaign will focus not just on institutional support but also on community outreach programs in the district identified in coordination with Narcotics Control Bureau. और इसी के अंदर आपको एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है वो मिलेगी. लास्ट पैराग्राफ के अंदर कहा गया है इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट्स फंडेड बाय मिनिस्ट्री शुड रीच आउट टू देयर कम्युनिटीज टू हेल्प दोज अफेक्टेड बाय एडिक्शन. सो इन शॉर्ट दीज सेंटर्स आर कॉल्ड एज IRCAs. इनको IRCAs कहा जाता है. ये IRCAs जो है ये क्या करते हैं, IRCAs आप नोट कर सकते हैं. इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट्स वुड प्रोवाइड कॉम्पोजिट इंटीग्रेटेड सर्विसेज फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ द सब्सटेंस डिपेंडेंट पर्सन. तो उनको सोसाइटी में दोबारा स्थापित करना. IRCAs रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिव एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड अवेयरनेस जनरेशन विद टारगेट ग्रुप्स, मतलब जो वल्नरेबल हैं और जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं इन दियर नेबरहुड. तो ये टोटल रिकवरी ऑफ द एडिक्ट पर्सन लीडिंग टू हिज सोशल इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन थ्रू एन एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल काउंसलिंग. सो
ओवरऑल उस आदमी को सोसाइटी के अंदर पुनर्स्थापित करने का काम ये IRCS करते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 14 के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, अगेन जो चाइना का अलग अलग जगह पर इस समय पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशनिज्म चल रहा है, उसके बारे में वर्ड है ASEAN नेशंस। ASEAN स्टेट्स वॉर्न ऑफ साउथ चाइना सी टेंशन, जिसमें प्राइमरली साउथ चाइना सी के अंदर चाइना की बढ़ती हुई एक्टिविटीज के बारे में जो फिलीपींस के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर रॉड्रिगो ड्यूटर्टे, उन्होंने ये कहा है कि हमको चाइना की इस एक्सपेंशन के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। और ये एक ASEAN की रीजनल मीट थी, ये ऑनलाइन हुई है मीटिंग, और दीज ASEAN नेशंस आर प्रिटी वरिड about growing incursion of China in this particular part as well. So let us try to understand what ASEAN is. So I hope by now you have understood what my method is. I will read a news, then I will try to create a 360 degree sphere around that news. What the news is, we have understood after reading the newspaper. What is ASEAN? That is the thing which you people must know, because otherwise you cannot understand what this news is. So try to build a 360 degree sphere around a particular news. ASEAN, the Association of Southeast Asian Nations इसको कहा जाता है। ये एक रीजनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें साउथ ईस्ट एशिया की जो है वो कंट्रीज हैं, जिनका काम है इंटरगवर्नमेंटल कोऑपरेशन को प्रमोट करना, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, मिलिट्री, एजुकेशनल, सोशल, कल्चरल टाइज को बढ़ाना इन कंट्रीज में, आपस में इनको जोड़ना, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी मोटो के साथ ये लोग चलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट ये बॉडी मानी जाती है। इसके अंदर ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, और 2 ऑब्जर्वर्स हैं, पापुआ न्यू गिनी और टिमोर लेस्टे। आप देखेंगे इंडिया के ईस्टर्न साइड पर ये सारी की सारी आपको बे ऑफ बंगाल के साथ ऑनवर्ड्स और ईस्टर्न साइड में आपको ये सारी कंट्रीज मिल जाएंगी। और बैंकॉक डेक्लेरेशन के थ्रू 1967 में ये बॉडी जो है वो बनी। अब नेक्स्ट जो है हमको ये पता होना चाहिए कि इंडिया इस बॉडी के साथ किस तरह से एसोसिएटेड है। इस बॉडी के साथ एक फ्रेमवर्क चलता है जिसको कहा जाता है ASEAN+6। ASEAN+6 के अंदर ASEAN+3 की ASEAN की 10 कंट्रीज हो गई, 2 ऑब्जर्वर्स हो गए, और साथ में ASEAN+3 जिसमें चाइना, जापान, साउथ कोरिया आते हैं। और जब हम ASEAN+6 करते हैं तो ASEAN+3 की कंट्रीज और साथ में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ ASEAN, बट इंडिया इज एसोसिएटेड विद ASEAN थ्रू ASEAN+6 अरेंजमेंट। UN 75 डेक्लेरेशन डिलेड। इसके लिए एक UN चार्टर जो है, एक UN में से डॉक्यूमेंट पास होना था 75th एनिवर्सरी को कमेमोरेट करते हुए, लेकिन द US, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा along with India objected to the use of a phrase shared vision of a common future, क्योंकि ये चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एसोसिएटेड एक फ्रेज माना गया। तो इस वजह से ये डॉक्यूमेंट जो है ये पास होने में डिले हो गया। तो यहां से पता चलता है हाउ द वर्ल्ड इज यूनाइटिंग अगेंस्ट चाइना। सो you might say that it is a small thing that UN resolution has not been able to pass। इसमें बड़ी बात क्या है, बट ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये अब एक नया ग्लोबल सीन पैदा होता जा रहा है एंटी चाइना, और इस तरह की डेवलपमेंट्स जो हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस होती हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। तो अगेन पेज नंबर 15 के ऊपर इकोनॉमी इन डीप ट्रबल टू श्रिंक बाय 5%, वही स्टैंडर्ड एंड पुअर की रिपोर्ट जो मैंने आपको ट्रिब्यून के टाइटल के अंदर बताई है, आप वहां पर उसको पढ़ सकते हैं। एक जैसी ही इंफॉर्मेशन इन दोनों के अंदर दे रखी है। देन RBI बोर्ड रिव्यू स्टेट ऑफ इकोनॉमी। द बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच मेट फॉर फर्स्ट टाइम इन ऑन फ्राइडे सिंस द नेशन वाइड लॉकडाउन, उन्होंने इंडिया के करंट इकोनॉमिक सिनेरियो को समझा है और 2020-21 की पॉलिसीज के ऊपर इन्होंने रिव्यू करना शुरू किया है। देन फोकस ऑन रिवाइवल नॉट डेट
says finance panel. By finance panel I mean the news means 15th Finance Commission. The government need not at present focus on fiscal consolidation and increased public debt. Rather, it should concentrate on fastest possible revival of the economy. 15th Finance Commission Chairman N.K. Singh has said. सो फिजिकल कंसोलिडेशन और पब्लिक डेट, ये हमेशा दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं किसी भी इकोनॉमी में. तो फिजिकल कंसोलिडेशन को हमने सिंप्लिसिटी से समझना हो तो फिजिकल डेफिसिट मतलब जो वित्तीय घाटा होता है, एक्सपेंडिचर और इनकम के बीच का गैप, सरकार उसको घटाने की कोशिश करती है. तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन जो है वो मैं आपको बताया कि फिजिकल डेफिसिट को घटाने की प्रक्रिया को फिजिकल कंसोलिडेशन कहा जाता है. पब्लिक डेट का मतलब होता है सो पब्लिक डेट के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, लेकिन अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट की बात करें, पब्लिक डेट इंक्लूड्स द टोटल लायबिलिटीज जो सरकार ने पे करनी है ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट दैट हैव टू बी पेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. सो पब्लिक डेट इज द टोटल अमाउंट बोरोड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री. सो दिस इज द सिंपलेस्ट पॉसिबल थिंग. सो हमारे फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन ने कहा है कि ये जो दो चीजें हैं इनको अभी हम ज्यादा ध्यान ना दें, उल्टा सरकार अपनी पॉलिसीज को इस तरह से डायरेक्ट करे कि हम आने वाले समय में फास्टेस्ट पॉसिबल रिकवरी के रास्ते पर जा सकें. तो पेज नंबर 15 के ऊपर देयर इज ए न्यूज, अपैरल रिटेलर्स मे सी रेवेन्यू फॉल 30 to 35% एज पर क्रिसिल. और इसमें बताया गया है कि जो हमारा अपैरल रिटेल सेक्टर है उसके अंदर फॉल आने की पूरी उम्मीद है. और इसी में बताया गया है कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स विल बी हिट हार्डर विद 40% डिक्लाइन इन रेवेन्यू एज हाफ ऑफ दीज स्टोर्स आर लोकेटेड मेनली इन मॉल्स एंड टियर 1 सिटीज. सो मॉल्स के अंदर जो रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी की गाइडलाइंस हैं और जो एक्सपेंसेस हैं उसकी वजह से बहुत सारे स्टोर्स बंद हो सकते हैं. तो उनको दिक्कतें आ रही हैं स्टाफ को पे आउट करने में. तो यू मस्ट नोट डाउन दीज पॉइंट्स बिकॉज दे कैन हेल्प यू टू राइट वेल. और इसी बॉडी के अंदर क्रिसिल नाम की एक बॉडी का मेंशन है न्यूज के अंदर. तो क्रिसिल जो है ये 1988 में बनाई गई इंडिया की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी थी. आईसीआईसीआई और यूटीआई, एसबीआई, एलआईसी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, इन्होंने मिलकर आप कह सकते हैं कि इस तरह इस कंपनी को बनाया था एक तरह से. और 2005 में यूएसए की जो कंपनी है स्टैंडर्ड एंड पुअर, उन्होंने इसके अंदर 51% स्टेक जो है वो बाय कर ली थी. तो ये भी रेटिंग का ही काम करते हैं, रिसर्च का काम करते हैं और रिस्क पॉलिसी एडवाइजरी ग्रुप है. और अगेन जैसे मैंने आपको स्टैंडर्ड एंड पुअर का बताया कि वो भी एक पर्टिकुलर पैटर्न में रेटिंग करते हैं. फिच है, मूडीज है. तो इसी तरह इंडिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नाम क्रिसिल है. सो दिस वाज फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर. आई होप यू पीपल आर लाइकिंग our newspaper analysis. So keep visiting our channel. If you feel like our videos, give us comments because your comments will help us to understand in which direction we are going. So it will be a really helpful input from all of you. So stay safe, stay inside, keep visiting our channel and keep sharing it so that good information can reach maximum possible students in shortest possible time. Thanks a lot. Stay safe, stay inside. Have a good day.